हेलो एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग मानवेंद्राज कॉर्नर। प्यारे बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 पर ऑलरेडी 7 वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, जिन्हें प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा चैप्टर 2 पर आधारित है। चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत की गणनावाचक धारणा हमने प्रारंभ की थी और इसका पार्ट 1 जो है हमारा हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण की गणनावाचक धारणा को आगे बढ़ाएंगे और इस नियम की आधुनिक व्याख्या को करने वाले हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 को पहले देखें, क्योंकि उसको देखे बगैर आप इस पार्ट को नहीं समझ सकते। इसके साथ ही चैप्टर 1 को अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे आज लेते हैं इसी टॉपिक को, नियम की आधुनिक व्याख्या। तो बच्चों, जो हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम है, इसको हमने जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा उसके अंतर्गत हमने एक्स और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताओं को तुलना कर कर हमने क्या किया, उपभोग को मापा। यानी एक्स यानी आम और दूध दो वस्तुएं दी हुई थी टेबल में, और इसके अनुसार हमने दोनों वस्तुओं की परस्पर मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं की तुलना की। इस तुलना के आधार पर हमने अपना जो बजट आय जो 5 रुपये थी वो व्यय किया। इनमें दोनों वस्तुओं की कीमतों को हमने क्या माना, 1 रुपये प्रति किलो आम था और 1 रुपये ही प्रति किलो दूध था, प्रति लीटर दूध था। तो ये जो आधुनिक व्याख्या है, ये व्याख्या किस लिए आई, क्यों आई? कारण यही है कि जो प्रारंभिक जो सिद्धांत है सम सीमांत उपयोगिता नियम का, इसमें कुछ खामियां थी। यानी दूध को और आम को, इसमें दोनों को एक ही इकाई में मापा है, एक ही मूल्य इकाई में मापा है। यानी 1 रुपये प्रति किलो आम मापा है और 1 रुपये प्रति किलो ही दूध को मापा है, जबकि संभव नहीं है। यानी यहाँ यूं कहें कि गधे और घोड़े एक समान तो होते नहीं है। सामान्य तौर पर अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग दाम होते हैं, उनकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग उनके दाम दिखाई देते हैं। तो नियम की जो आधुनिक व्याख्या है ये क्या कहती है? इसके अनुसार देखो, आधुनिक अर्थशास्त्री इस नियम को आनुपातिकता के नियम के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध में बोल्डिंग ने भारित सीमांत उपयोगिता नियम दिया है। भारित सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हो? तो आपको सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या करनी है। यदि अब भारित सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है? यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता में वस्तु के मूल्य का भाग दे दिया जाए तो भारित सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। अब भारित सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता क्या कैसे आएगी? एमयू एक्स में हम प्राइस ऑफ एक्स का भाग देंगे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, उसमें हम भाग किसका दे रहे हैं? एक्स वस्तु की कीमत का। तो हमें क्या मिल जाएगी? भारित सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। तो देखो, परस्परवादी विचारकों के सिद्धांत में वस्तु की समान कीमत को मान लिया था। जैसे कि मैंने कहा, एक्स वस्तु की कीमत भी 1 रुपये मानी गई थी और वाई वस्तु की कीमत भी 1 रुपये मानी गई थी। यानी आम और दूध दोनों को 1 रुपया मान लिया था, जो कि संभव नहीं है। तो इस कारण ये सिद्धांत जो है देने की जरूरत हुई। इसी कारण ये सिद्धांत जो है आधुनिक व्याख्या के रूप में सामने आया। तो देखो, वास्तविक जीवन में वस्तुओं के मूल्य अलग अलग होते हैं, अतः इस समस्या का समाधान भारित सीमांत उपयोगिता नियम करता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भारी सीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है? देखिए, बोल्डिंग के अनुसार उपभोक्ता का सर्वोत्तम वितरण वह है जिसके अंतर्गत व्यय की सभी मदों की भारी सीमांत उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो जाएं, तभी संतुष्टि अधिकतम होगी। इन्वर्टेड कोमा में इसे याद कर लेना। सबसे पहली बात तो यह है, बोल्डिंग क्या कहता है कि एक उपभोक्ता का सबसे बेहतर जो कंज्यूम या कह सकते हो संतुलन है, वो उस स्तर पर होगा जहां वो जितनी भी व्यय किया जा रहा है उसके द्वारा उससे प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो। तभी संतुष्टि का स्तर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो, इसको हम समझेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। हम सबसे पहले समझते हैं उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को। देखिए, ये सिद्धांत, ये नियम उस स्तर पर लागू होगा जहां ये 2 शर्तें पूरी हो। यानी भारी सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की शर्तें लिखिए, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये 2 शर्तें बतानी होगी। तो भारी सीमांत उपयोगिता नियम किन 2 शर्तों पर आधारित है, या क्या 2 शर्तें हैं, वे कौन सी 2 शर्तें हैं जिसके अनुसार उपभोक्ता संतुलन में हो सकता है? तो पहली संतुलन की जो शर्त है वो है, दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिताएं क्या होनी चाहिए,
बराबर होनी चाहिए। यानी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी वाई की, उसमें हम दोनों की कीमतों का भाग देंगे तो भारित सीमांत उपयोगिताएं प्राप्त हो जाएगी। यानी एम यू एक्स बटा पी एक्स, ये क्या है, यहाँ एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता हुई है। एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता किस तरीके से निकालेंगे, भारित सीमांत उपयोगिता, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, उसमें एक्स की कीमत का भाग देंगे, तब क्या आएगी, एक्स की भारित सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। उसी तरीके से वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी वाई की, उसमें वाई की कीमत का भाग देंगे। यानी ये जो ऊपर जो टेबल दी हुई है, इस टेबल के अनुसार अगर मैं x की भारित सीमांत उपयोगिता निकालूं, क्योंकि x का मूल्य क्या है, 1 रुपये दिया हुआ है, तो 12/1 बराबर 12 भारित सीमांत उपयोगिता होगी। तो इस तरीके से वस्तु की कीमत का सीमांत उपयोगिता में भाग देकर भार ज्ञात कर लिए जाते हैं, ये भारित सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो संतुलन उस स्तर पर होगा जहां दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो। यानी एम यू एक्स बटा पी एक्स का मतलब क्या है, एक्स की भारित सीमांत उपयोगिता। एम यू वाई बटा पी वाई का मतलब क्या हुआ, वाई से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिता, वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता। तो एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता के। तो संतुलन की पहली शर्त कहती है दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो। और संतुलन की दूसरी शर्त है, वो कहती है कि बजट पूरा खर्च होना चाहिए। यानी उपभोक्ता के पास 5 रुपए है तो वो 5 रुपए पूरे क्या होने चाहिए, व्यय होने चाहिए, तभी संतुलन होगा। अगर ये 5 में से 4 रुपए ही व्यय हो रहे हैं और 1 रुपया पड़ा रह जाता है, तो अभी भी 1 रुपए से प्राप्त होने वाली संतुष्टि बाकी है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कुल उपयोगिता या कुल संतुष्टि हमारी अधिकतम हो गई। तो टोटल यूटिलिटी तभी अधिकतम होगी जब हमारा बजट जो है वो पूरा खर्च होना चाहिए। आपकी जेब में 5 रुपए हैं, आपने 5 रुपए पूरे खर्च किए, तब आपकी टोटल यूटिलिटी की गणना की जाएगी। तो बजट सीमा की शर्त कहती है प्राइस एक्स वस्तु की कीमत का गुणा है एक्स की क्वांटिटी से, इसको जोड़ेंगे वाई वस्तु की कीमत का गुणा है वाई वस्तु की मात्रा से। तो एक्स एक मिनट, ये चीज एक्स वस्तु पर किए गए व्यय को बताती है और ये चीज वाई वस्तु पर किए गए व्यय को बताती है। और अगर एक्स पर किया गया व्यय और वाई पर किया गया व्यय हम जोड़ दें तो हमारा बजट निकल कर आ जाएगा। तो बजट का मतलब है उपभोक्ता के पास जितना राशि है, जितना धन है, जितना उसकी परचेजिंग पावर है, उसको वो पूरा काम में ले रहा है। एक उदाहरण से अपन इस सिद्धांत को समझते हैं। हम दोनों शर्तों को प्रूव करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से उपभोक्ता का संतुलन बनता है। तो उदाहरण ये ले सकते हैं हम, माना कि उपभोक्ता एक्स और वाई दो वस्तुओं का उपभोग करता है। एक उपभोक्ता है जो दो वस्तुएं एक्स और वाई दो वस्तुओं को मान लिया हमने। एक्स की कीमत क्या है, 2 रुपए है, वाई की कीमत क्या है, 3 रुपए है, और उपभोक्ता के पास मनी कितना है, 12 रुपए। यानी एम हो गया उपभोक्ता के पास 12, पी एक्स वस्तु की कीमत है, पी एक्स बराबर 2 और पी वाई बराबर 3। तो इस 12 रुपए को इन दो वस्तुएं एक्स और वाई पर वो किस तरीके से व्यय करेगा और इनकी मात्रा कितनी वो खरीदेगा उसको देखेंगे। ये एक टेबल दी हुई है, एक्स वस्तु की इकाइयां दी हुई है, एक्स से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और वाई वस्तु से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को इसमें दर्शाया गया है। अगर उपभोक्ता एक्स पर, एक्स की कीमत हमें पता है, एक्स की कीमत है 2 रुपये और वाई की कीमत है 3 रुपये। इसका हम भारित सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। यानी एक्स की भारित सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 में 2 का भाग दूंगा तो एक्स की भारित सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। 10 में मैं 2 का भाग दूंगा, 8 में मैं 2 का भाग दूंगा, 6 में 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया। इस तरीके से भारित सीमांत उपयोगिता इस टेबल में दी हुई है। ये जो टेबल में मैंने कैलकुलेशन बताई है, ये 6 कैसे आए हैं, ये 6 इस तरीके से आए हैं। यानी एक्स की जो सीमांत उपयोगिता है 12, उसमें मैंने भाग दिया है एक्स की कीमत का है। हमारा फॉर्मूला भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का क्या है, भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का फॉर्मूला है एम यू एक्स बटा पी एक्स, एक्स की भारित सीमांत उपयोगिता। तो एम यू एक्स बटा पी एक्स करेंगे, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, सीमांत उपयोगिता एक्स की कितनी है 12, ये हमने 12 रख ली। एक्स की कीमत कितनी है 2, हमने एक्स की सीमांत उपयोगिता में एक्स की कीमत का हमने क्या किया, भाग दिया।
भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात हो जाएगी। तो ये 6 भारित सीमांत उपयोगिता हुई। इस 6 को इसी तरीके से यहाँ रखा। उसी तरीके से 10 में मैंने 2 का भाग दिया तो 5, उसी तरीके से 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, 4 में 2 का भाग दिया तो 2। इस तरीके से भारी सीमांत उपयोगिता किसकी आ गई? एक्स की, MUX बटा PX किया है। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी वाई की, उसमें मैं वाई की कीमत का भाग दे दूं तो वाई की क्या आ जाएगी? भारी सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। तो वाई की भारी सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए इन 15 में मैंने 3 का भाग दिया है, 12 में 3 का भाग दिया है, 9 में 3 का भाग दिया है, 6 में 3 का भाग दिया है, 3 में 3 का भाग दिया है। तो 15 में 3 का भाग दिया तो 5, 4, 3, इस तरीके से ये वाई वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिताएं प्राप्त हो गई। उदाहरण में हमें दिया हुआ है बजट उपभोक्ता का 12 रुपए है, एक्स की कीमत 2 रुपए है और 3 रुपए वाई की कीमत है। उसके आधार पर हमने क्या किया? एक्स और वाई वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिताएं ज्ञात कर ली। अब देखो, संतुलन की दोनों शर्तों को हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। संतुलन की दोनों शर्तों को प्रूफ करने के लिए पहली शर्त क्या है? भारी सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त, यानी दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिताएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखो, उपभोक्ता एक्स की कितनी इकाइयां काम में ले रहा है, तो उसके लिए हमें उपभोक्ता का बजट मान लीजिए 12 रुपए है। अब इस बजट को इन पे खर्च कराओ। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूं पहले। तो इसको इस तरीके से समझे आप। देखिए, इस टेबल में हमें भारी सीमांत उपयोगिताएं प्राप्त हो गई। एक्स वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई, वाई वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो गई। उपभोक्ता के पास बजट है 12 रुपए। इस 12 रुपए को हमें अब खर्च करना है। हम खर्च किस तरीके से करेंगे? दोनों की भारी सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करके हम इस 12 रुपए को खर्च करेंगे। तो उपभोक्ता एक्स की पहली इकाई खरीदेगा क्योंकि एक्स की भारी सीमांत उपयोगिता वाई की भारी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा है। पहला रुपया इस पे खर्च किया। अपना दूसरी इकाई मान लीजिए वो इस पे करता है, तीसरी इकाई इस पे करता है, चौथी इकाई इस पे करता है और पांचवी इकाई इस पे करता है मान लीजिए। तो अब तक बजट कितना खर्च हो गया? एक्स वस्तु की कितनी मात्रा उसने खरीदी है? 3 इकाइयां खरीदी है। 3 इकाइयां खरीदी है और एक्स की कीमत कितनी थी? 2 रुपए थी। उपभोक्ता का खर्चा कितना हुआ? 6 रुपया हुआ। इसी तरीके से वाई वस्तु की 2 इकाइयां उसने खरीदी है। वाई की कीमत कितनी थी? 3 रुपए कीमत थी। वाई की टोटल वाई पर खर्चा कितना हुआ? 6 हुआ। 6 और 6 12 रुपए। तो एक उपभोक्ता इस तरीके से इन दोनों की भारी सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करते हुए अपनी धनराशि को खर्च करता है। वह एक्स की 3 इकाइयां खरीदेगा और वाई की 2 इकाइयां खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अब ये संतुष्टि कैसे अधिकतम प्राप्त हुई है, इसको हम संतुलन की शर्तों के आधार पर रखकर देख लें। एक्स की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिता कितनी है? एक सेकेंड। एक्स की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिता है 4 और वाई की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिता भी 4 है। तो ये 4 और ये 4 क्या है? बराबर है। यानी एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए वाई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिता। तो MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY, यानी एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता के। तो हमने इसको अगर रखते हैं, जो टेबल हमारी ये थी 8, जो अंतिम वस्तु से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिता देखेंगे तो यहाँ इस टेबल में देखो, एक्स की तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता ये है और वाई की दूसरी इकाई इसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? 12 है। 8 और 12 इनसे प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिताएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो भारी सीमांत उपयोगिता की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 बटा 2 करेंगे बराबर 12 बटा 3 आ गया 4, ये भी आ गया 4। तो इस तरीके से दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिता क्या हुई? बराबर हुई। तो इसी चीज को मैं यहाँ आगे संतुलन की शर्तों में रख रहा हूं, यानी y की और x की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिताएं देखो इसमें बराबर है। तो संतुलन की पहली शर्त पूरी हो रही है। संतुलन की दूसरी शर्त क्या कह रही है? संतुलन की दूसरी शर्त कह रही है कि बजट सीमा की शर्त। इसको इस तरीके से समझ लो, यानी PX डॉट
एक्स प्लस पी वाई डॉट वाई बराबर टोटल मनी होनी चाहिए। तो एक्स की कीमत क्या थी, 2 रुपए थी। इसका गुणा करें हम एक्स की क्वांटिटी से, एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीदी, 3 क्वांटिटी खरीदी थी, प्लस वाई की कीमत क्या है, 3 रुपए है। डॉट का मतलब गुणा है किससे, वाई की मात्रा से। वाई की कितनी इकाइयां खरीदी, 2 इकाइयां खरीदी। और उपभोक्ता के पास बजट कितना था, 12 रुपए थे। तो इसको अगर सॉल्व करें, 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12 और ये 12 बराबर 12, यानी कि उपभोक्ता के पास 12 रुपए थे और हमने 12 रुपए पूरे खर्च कर लिए। एक्स वस्तु की 3 इकाइयां खरीदी और वाई वस्तु की 2 इकाइयां खरीद कर हमने ये 12 रुपए अपने पूरे क्या किए, व्यय कर लिए। तो इस तरीके से बजट सीमा की शर्त में हमने इस समीकरण में हमने वैल्यू रखी, एक्स की कीमत 2 रुपए, एक्स की क्वांटिटी 3 इकाई, प्लस वाई की जो कीमत है वो 3 रुपए है और वाई की हमने मात्रा खरीदी 2। तो ये 3 एक्स की इकाइयां खरीदी और 2 वाई की इकाइयां खरीदी। तो 3 को 2 से गुणा कर लिया कीमत से, तो टोटल एक्स पर हमारा खर्चा हो गया 6। उसी तरीके से वाई वस्तु की टोटल इकाइयों पर हमारा खर्चा हुआ 6। तो 12 रुपए हमारे पूरे खर्च हो गए। तो एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिता दोनों क्या है, बराबर है। और साथ ही बजट सीमा की शर्त के अनुसार हमारा बजट भी पूरा खर्च हो रहा है, यानी हमारे पास 12 रुपए हैं, वो 12 रुपए हमारे व्यय हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस स्तर पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब एक डायग्राम से यहाँ पर बताया है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये वाई अक्ष है और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ वापस। ये वाई अक्ष है, ओवाई अक्ष पर हमने दोनों की भारित सीमांत उपयोगिता को मापा है, यानी इस स्तर पर एक्स और वाई दोनों की भारित सीमांत उपयोगिताएं मापी गई है। और ओ एल अक्ष जो है, इस अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा को मापा है और ये है ओ आर अक्ष। ओ आर अक्ष पर हमने वाई वस्तु की मात्रा को मापा है। तो उपभोक्ता एक्स की 3 इकाइयां खरीद रहा है और उपभोक्ता वाई की भी 2 इकाई खरीद रहा है, वाई की 2 इकाई खरीद रहा है। लेकिन इन दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो भारित सीमांत उपयोगिता है ये ओ ई के बराबर है। ओ ई का मतलब है, मान लीजिए ये 4 है, हमारे जैसे टेबल में ये 4 आ रही थी ना, ये 4 के बराबर है। तो ओ ई के बराबर दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली भारित सीमांत उपयोगिताएं क्या है, बराबर है। तो ओ ई मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की बता रहा है और ओ ई मात्रा ही मार्जिनल यूटिलिटी वाई की भारी सीमांत उपयोगिता को बता रहा है। सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं बता रहा है, ये एक्स की भारी सीमांत उपयोगिता और वाई की भारी सीमांत उपयोगिताओं को बता रहा है। तो ओ ई मात्रा दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली भारी सीमांत उपयोगिताओं की है और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये जो वक्र दिया हुआ है इधर, ये वक्र है एमयू एक्स बटा पी एक्स, यानी एक्स वस्तु का भारी सीमांत उपयोगिता वक्र है। ये वक्र कौन सा है, एक्स का भारी सीमांत उपयोगिता वक्र है। और ये वक्र है वाई का भारी सीमांत उपयोगिता वक्र, यानी वाई वस्तु की कीमत में, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में वाई वस्तु की कीमत का भाग दिया है। उसी तरीके से एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में एक्स की कीमत का भाग देकर ये ज्ञात किया गया है। तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई का प्रयोग करेगा और इन दोनों वस्तुओं की मात्रा, इन मात्राओं से दोनों वस्तुओं की इन मात्राओं को खरीदने पर एक्स और वाई की दोनों की भारी सीमांत उपयोगिताएं भी बराबर हो रही है। तो इस तरीके से उपभोक्ता के संतुलन को हम डायग्राम में बता सकते हैं। अब इस डायग्राम को लिखना किस तरीके से है वो देख लो। तो देखो, हमें सबसे पहले अक्षों को बताना पड़ेगा। ये अक्ष कौन सा है, इस पर क्या प्रदर्शित है, इस अक्ष पर क्या प्रदर्शित है और इस अक्ष पर क्या प्रदर्शित है। तो हम लिखेंगे, दिए गए चित्र में ओ वाई अक्ष पर भारी सीमांत उपयोगिताओं को दर्शाया गया है, ओ एल अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा और ओ आर अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। इसके साथ ही आप वक्रों का परिचय दे दो कि चित्र में एम यू एक्स बटा पी एक्स एक्स वस्तु का भारी सीमांत उपयोगिता वक्र है और एम यू वाई बटा पी वाई वाई वस्तु का भारी सीमांत उपयोगिता वक्र है। तो हमने दोनों के वक्रों का परिचय दे दिया, हमने अक्षों का परिचय दे दिया। इसके बाद हम लिखेंगे, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता एक्स की 3 इकाई, यानी उपभोक्ता एक्स की कितनी इकाई खरीदेगा, 3 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई का प्रयोग कर संतुलन पर होगा, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं की इन इकाइयों का प्रयोग करने पर दोनों से प्राप्त होने वाली जो भारी सीमांत उपयोगिता है वो ओ ई के बराबर
प्राप्त हो रही है। तो ओ ई के बराबर बाहरी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाइयों की बाहरी सीमांत उपयोगिता बराबर हुई, यानी ओ ई मात्रा के बराबर ही वाई वस्तु की बाहरी सीमांत उपयोगिता है अंतिम इकाई की, और एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली बाहरी सीमांत उपयोगिता भी ओ ई के बराबर है। तो इस तरीके से उपभोक्ता इस एक्स की 3 इकाई का प्रयोग कर, वाई की 2 इकाई का प्रयोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अच्छी तरीके से आप डायग्राम को एक्सप्लेन करें एग्जाम में, तो बेहतर तरीके से आपके मार्क्स भी बनेंगे। इसमें आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो, कलरफुल जो पेंसिल है उसका आप प्रयोग करें, तो ज़्यादा आपका जो चित्र है डायग्राम में जो है ज़्यादा बेहतर दिखेगा और एक तरीके से प्रभाव भी छोड़ेगा। अब आती है समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनाएं। देखो, क्रिटिसाइज इस नियम को किया जाता है। क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात, उपभोक्ता पूरी तरीके से विवेकशील नहीं होता। आमतौर पर माना गया है, मान्यता में हमने क्या माना, मान्यता में कहा है कि उपभोक्ता विवेकशील है, पर वास्तविक जगत में क्या सभी उपभोक्ता विवेकशील होते हैं ना? नहीं होते। आमतौर पर सभी उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते। कई बार हमें बाद में पता चलता है, अरे यार वो वस्तु मैं खरीद लेता तो कितना बढ़िया होता। हमें बाद में पता चलता है कि मैंने जो व्यय किया है वो व्यय सही नहीं किया है, जबकि उसके वनिस्पत ये अगर वस्तु खरीदता तो वो ज्यादा बेहतर होती। तो आमतौर पर कई बार उपभोक्ता कम जरूरी वस्तु पर भी खर्च कर देता है, सोच समझकर अपनी वस्तुओं पर जो व्यय करना होता है वो नहीं करता। तो आमतौर पर पूरी तरीके से विवेकशील मनुष्य होता है, ये सही नहीं है, मान्यता का खंडन है। प्राय उपभोक्ता हिसाबी प्रवृत्ति के नहीं होते। अब ये नियम क्या कहता है? एक्स से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता वाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता की तुलना करें। आम से मुझे इतने यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होगी, दूध से मुझे इतने यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होगी। इसका हिसाब कर कर मैं देखूंगा किस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, फिर मैं उस वस्तु को खरीदूंगा। तो आमतौर पर ऐसे हिसाब कर कर हम वह नहीं करते, न ही उपभोक्ता हिसाबी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरीके से ये नियम जो है इसकी आलोचना की जाती है। वस्तुओं की कमी के कारण कई बार उपभोक्ता कम उपयोग वाली वस्तु को खरीद लेता है। देखो, गैस की किल्लत है, गैस सिलेंडर अभी नहीं मिल रहा है, तो हम केरोसिन को यूज कर रहे हैं, केरोसिन के चूल्हे पर हम खाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि किल्लत है। तो ऐसी स्थिति में गैस जो ज्यादा उपयोगिता देने वाली वस्तु है उसके वनिस्पत हम कम उपयोगी वस्तु को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वस्तुओं की कमी है। तो मार्केट में कई बार ऐसा होता है, कुछ वस्तुओं की कमी जो ज्यादा उपयोगिता देने वाली वस्तु है होते हुए भी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें कम उपयोगिता वाली वस्तु को यूज लेना पड़ता है। उपभोक्ता की खरीद पर फैशन, आदत, रीति रिवाज, रुचि, इन सब का प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैं अगर रेनॉल्ड्स पेन से लिखता हूं तो मेरी आदत है रेनॉल्ड्स पेन से लिखने की, मैं रेनॉल्ड्स पेन ही खरीदूंगा। रीति रिवाजों का भी हमारी उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। फैशन भी उपभोग को प्रभावित करता है। हम फैशन, आदत, रीति रिवाज, रुचि, इन सब से प्रभावित होकर हम वस्तुओं को खरीदते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सी वस्तु ज्यादा उपयोगी है या नहीं है। अब कम उपयोगी वस्तु है फिर भी हम उसे खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत है, उस वस्तु में हमारी आदत है, उस वस्तु के प्रति हमारा लगाव है, हमारी रुचि है। रीति रिवाजों के वनिस्पत भी हम कई वस्तुएं खरीद रहे हैं, क्योंकि रीति रिवाज का भाग है वो वस्तुएं, और उस रीति रिवाजों में वो वस्तुएं खरीदनी जरूरी है, भले ही वो कम उपयोगी हो। तो इस तरीके से उपभोक्ता की खरीद पर फैशन, आदत, रुचि, रीति रिवाज, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। हम केवल ये नहीं देखते कि एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वाई से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, केवल सीमांत उपयोगिताओं को देखकर हम खरीदते नहीं है, इन वजहों से भी हम वस्तुएं खरीदते हैं, इनका भी खरीद पर हमारा प्रभाव होता है। इस वजह से भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर देखो, उपभोक्ता अज्ञानतावश भी कम उपयोगिता वाली वस्तु खरीद लेते हैं। कई बार हमें जानकारी नहीं होती, वस्तुओं के बारे में प्राय जानकारी थोड़ी होती है। हर एक उपभोक्ता को मार्केट में एक लिमिट तक ही जानकारी होती है वस्तुओं के उपयोग से रिलेटिव। वस्तुओं की जो कह सकते हो वस्तुओं की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, जो प्रकार है, उनके बारे में हर एक उपभोक्ताओं को ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञानतावश हम कई बार कम उपयोगिता वाली वस्तु को खरीद लेते हैं। इसके साथ देखो, कीमतों का ज्ञान न होने के कारण भी उपभोक्ता को पता नहीं होता कि कौन सी वस्तु किसके सस्ते प्रतिस्थापन में उपलब्ध है। मान लीजिए आप किसी वस्तु, ए नाम की वस्तु पर आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो। अब ए नाम की वस्तु आपका जो उपयोग आपको दे रही है, वही वस्तु कोई डी नाम की है, वो भी उसके सिमिलर ही है, उसकी प्रतिस्थापन है, लेकिन वो मार्केट में 8 रुपए में ही मिल रही है। तो आप ए पर जो 10 रुपए खर्च कर रहे हो ये आपको पता नहीं है। जब आपको पता चलेगा कि डी वस्तु सिमिलर है, इस वस्तु के सिमिलर है, और वो 8 रुपए में ही मिल रही है, तो हम उस वस्तु को खरीदेंगे। लेकिन आमतौर पर
कौन सी वस्तु किसके सस्ते प्रतिस्थापन में उपलब्ध है ये हमें पता नहीं होता। प्रतिस्थापन का मतलब उस जगह पर दूसरी रखी जा सकती हो, यानी ए वस्तु मैं यूज ले रहा हूं तो इसके सिमिलर है डी वस्तु। मैं इंक पेन यूज ले रहा हूं, इंक पेन महंगा हो गया तो मैंने बॉल पेन खरीद लिया। अब दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है, लिखने के काम में आने वाले पेन है, दोनों लिखने का मेरी उपयोगिता को पूरा करेंगे, चाहे मैं इंक पेन से लिखूं चाहे मैं बॉल पेन से लिखूं, दोनों की कीमतों का फर्क है। तो प्राय उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होती कौन सी वस्तु किसके सस्ते प्रतिस्थापन में है, ये उपभोक्ताओं को पता नहीं होता। फिर देखो, वस्तुओं में अविभाज्यता न होने पर कम आवश्यक होने के बावजूद उपभोक्ता को एक इकाई खरीदनी होती है। वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता, है ना। तो इस वजह से भी कई बार हमें पूरी इकाई खरीदनी पड़ती है। मार्केट में 1 किलो नमक लाओगे, नमक का 100 ग्राम आपको चाहिए तो क्या 100 ग्राम नमक मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना, आपको तो पूरा 1 किलो खरीदना पड़ेगा, 1 किलो का पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो वही बात है। तो कई वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो अविभाज्य होती है, जिनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, हमें एक पूरी इकाई खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे में हमारी जरूरत उतनी नहीं होते हुए भी हमें पूरी इकाई खरीदनी पड़ती है। तो इस तरीके से उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो तो हमें उतनी नहीं चाहिए जितनी उस वस्तु की हमने इकाइयां खरीदी है। तो इस तरीके से हमारी उपयोगिता व्यर्थ में काउंट होती है और चली भी जाती है। जो हमें दूसरी वस्तुओं में हम उस उपयोगिता को यूज ले सकते हैं, यानी उस वस्तु पर किया गया व्यय को हम किसी दूसरी वस्तु पर व्यय कर हम ले सकते हैं। तो देखो, कई वस्तुओं की बजट अवधि अनिश्चित होती है, जैसा कि टीवी है, फ्रिज है, ऐसी वस्तुओं का उपभोग अनेक बजट अवधियों में करते हैं। आपने आज फ्रिज खरीदा तो ये फ्रिज अब अगले 10-15 सालों तक आपको चलता रहेगा। तो बेटे काउंटिंग करते रहो, हमसे उपयोगिता इस साल हमें इतनी उपयोगिता प्राप्त हुई, अगले साल इतनी हुई, अगली साल इतनी हुई। जब फ्रिज टूट के भंगार ना हो जाए और बिक ना जाए कबाड़ी को, तब तक उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कैलकुलेशन करते रहो। उसके बाद जोड़ो, हमें टोटल यूटिलिटी फ्रिज से इतनी मिली है। अगर बीच में कहोगे फ्रिज से हमें इतने यूटिल्स उपयोगिता मिली है तो गलत है, क्योंकि उसका उपभोग अभी चल रहा है। आपने 10,000 रुपये फ्रिज पर खर्च किए तो ये 10,000 का फ्रिज आपको अभी भी उपयोगिता दे रहा है। तो आपकी उपयोगिता अभी भी, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता अभी भी जारी है। जब उपयोगिता समाप्त हो जाएगी तब टोटल यूटिलिटी की गणना होगी। तो कई वस्तुएं ऐसी होती है जिसका जीवन काल बहुत लंबा होता है, लंबे अवधि तक हम प्रयोग में लेते हैं, तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता। नौवीं जो आलोचना कहती है, उपयोगिता की गणना करना ही संभव नहीं है। ये क्या कहता है? यूटिल्स में उपयोगिता को मापा जाता है। अब यूटिल्स में उपयोगिता को मापा जाता है, ये यूटिल्स कहाँ से आया? ये एक काल्पनिक धारणा है। आम से कितने यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होगी, दूध से कितने यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होगी, ये कोरी कल्पना और काल्पनिकता पर ही आधारित सिद्धांत है। इस वजह से इसको आलोचित भी किया जाता है कि उपयोगिता की गणना संभव ही नहीं है। फिर पूरक वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। ऐसी वस्तुओं में एक का उपभोग कम करके दूसरे का उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता। अब पूरक वस्तुएं क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझे। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं। देखो, पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनके स्थान पर हम कोई दूसरी वस्तु क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं। पूरक वस्तुएं वे होती है जो हमें एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु खरीदनी पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल जूता है, हम जूता खरीदेंगे तो हमें मोजा खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। गाड़ी खरीदेंगे तो हमें फ्यूल पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। पेन खरीदेंगे तो हमें स्याही खरीदनी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये पूरक वस्तु है। तो एक वस्तु अगर खरीदते हो तो दूसरी वस्तु खरीदनी पड़ती है। अब मान लीजिए मैं जूतों में एक का उपयोग, जूते बढ़ाते जाऊं, हाँ मोजे बढ़ाते जाऊं और जूते कम करते जाऊं तो समझ में आता है, लेकिन जूते बढ़ाते जाऊं और मोजे कम करते जाऊं तो विचित्र हो जाएगा। अब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें एक का उपभोग हम कम करते हैं और दूसरे का उपभोग हम बढ़ाते हैं, तो मतलब अटपटे से सहयोग बन जाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी नहीं होते, है ना। तो ये चीजें कई बार, ये पूरक वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता, ये मुख्य वजह है, ये आ जाती है। तो इस तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है वो समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या ये पूरी हो गई। इससे पहले हमने समसीमांत उपयोगिता नियम को पढ़ा था, और उस वीडियो को आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आज की जो चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है आज के वीडियो का, इस डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक करें और उसे समझें। इस तरीके से हमारी उपयोगिता विश्लेषण की जो गणनावाचक धारणा है वो करीब करीब पूरी हो जाती है। तो उपयोगिता का अर्थ हम समझ चुके हैं। सिलेबस को मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ फिर से। उपयोगिता का अर्थ हम समझ चुके हैं। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को हमने प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं समसीमांत उपयोगिता नियम,
और इस पर ऑलरेडी मेरे 2 वीडियो बन चुके हैं। 2 वीडियो में ये चैप्टर का जो ये टॉपिक है ये टॉपिक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रमवाचक धारणा को चेक करेंगे। क्रमवाचक धारणा के अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण को समझेंगे। तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये सिलेबस भी आपका डाल दिया है। बोर्ड ने हाल ही में इस सिलेबस को जारी किया है। इस सिलेबस पर एक लिंक मेरा दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्लिक कर कर आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है वो हाइड है ना, तो उसको केवल लिंक से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो इस लिंक की सहायता से आप उसे चेक करें। इसके साथ ही जो क्लासरूम आईडी मैंने दी हुई है उसको वाइज ऐप में डालकर यूज कर सकते हैं। वहाँ भी रिसोर्सेज में मेरे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आइए कल फिर मिलते हैं इसी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।